नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साहित्य सुधा में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हिंदी विषय से UGC नेट JRF 2022 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम सिलेबस में लगी 8वीं यूनिट को पढ़ रहे हैं। 9वीं और 10वीं यूनिट हम पूरी कर चुके हैं। यदि आप भी उन्हें पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप भी उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, 8वीं यूनिट नाटकों की यूनिट है, जिसमें 14 नाटकों को शामिल किया गया है, जिसमें से हम 12 नाटकों को पढ़ चुके हैं और आज हम 13वां नाटक पढ़ेंगे। इसके बाद इस यूनिट में हमारा मात्र एक ही नाटक शेष रह जाएगा, जिसको भी हम जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। और आज हम मनु भंडारी जी द्वारा रचित नाटक महाभोज को पढ़ेंगे। नाटक को पढ़ने से पहले दोस्तों हम मनु भंडारी जी के विषय में जानेंगे तथा उनके द्वारा लिखी कुछ रचनाओं के विषय में जानेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी है। तो शुरू करते हैं। मनु भंडारी जी का जो जन्म है वह 3 अप्रैल 1931 को मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानुपुरा गांव में हुआ था। इनका बचपन का नाम महेंद्र कुमारी था। लेखन के लिए इन्होंने मनु नाम का चुनाव किया था। लेखन का संस्कार उन्हें विरासत में मिला। उनके पिता संपत राय भी जाने माने लेखक थे। ये थी मनु भंडारी जी की संक्षिप्त जीवनी। इसके बाद हम उनकी कृतियों को देखेंगे, जिसमें पहले हम कहानियों को देखेंगे। कहानियों में मैं हार गई, ये 1957 में। एक प्लेट सैलाब, ये 1962 में। यही सच है, ये 1966 में। तीन निगाहों की तस्वीर, ये 1968 में। त्रिशंकु 1978 में। श्रेष्ठ कहानियाँ, आँखों देखा झूठ, अकेली बंदी, नायक खलनायक विदूषक, रानी माँ का चबूतरा, ये भी इनकी द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। इसके बाद बात करते हैं हम उपन्यासों की। उपन्यासों में इनका एक उपन्यास आपका बंटी, जो कि बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है और इसी उपन्यास से इनको प्रसिद्धि भी प्राप्त हुई और ये हमारे नेट के सिलेबस में भी लगा हुआ है। आपका बंटी उपन्यास सन 1971 में आया। 1 इंच मुस्कान 1962 में। पति राजेंद्र यादव के साथ मिलकर इन्होंने ये जो उपन्यास था 1 इंच मुस्कान, इसको लिखा था। कलवा 1971 में आया। महाभोज ये 1979 में आया और स्वामी ये 1982 में आया। दोस्तों, ये जो इनका महाभोज उपन्यास था, इसी का ही नाट्य रूपांतर हुआ, जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। इनके नाटकों की बात करें तो बिना दीवारों का घर 1966 में। महाभोज, इस उपन्यास का नाट्य रूपांतर सन 1983 में किया गया। फिल्म पटकथाएं भी इन्होंने लिखी, जिसमें से कुछ फेमस फिल्में हैं जो मैंने तो देखी ही हैं, हो सकता है आपने भी देखी हो। इसमें प्रसिद्ध है रजनीगंधा, निर्मला, स्वामी, दर्पण, यही सच है। कहानी पर ये जो रजनीगंधा नाम से इनकी फिल्म बनी थी। आत्मकथा जो इनकी है वह एक कहानी यह भी, जो 2007 में आई। प्रौढ़ शिक्षा के लिए सवा सेर गेहूँ 1993 में आया। प्रेमचंद की कहानी का भी इन्होंने रूपांतरण किया था। लेखिका मनु भंडारी को साहित्य जगत में आपका बंटी उपन्यास से प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। महाभोज नाटक के प्रमुख बिंदुओं को देखेंगे आगे हम।
महाभोज नाटक सबसे पहले उपन्यास के रूप में 1979 में प्रकाशित हुआ था। यह नाटक राजनीति पर आधारित यथार्थपरक नाटक है। इसी उपन्यास को नाटक के रूप में 1983 में प्रकाशित किया गया। इसका पहला मंचन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली के रंगमंडल द्वारा मार्च 1982 में हुआ था। हिंदी साहित्य जगत में ये पहली अपने आप में अलग कृति है जिसे उपन्यास और नाटक दोनों विधाओं में प्रकाशित किया गया। महाभोज नाटक में सरोहा गांव का जिक्र है। दोस्तों ये बात इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आजकल नेट की परीक्षाओं में कई उपन्यासों और कहानियों के गांव को पूछा जा रहा है, तो आप इसको अंडरलाइन कर लें कि महाभोज नाटक में सरोहा गांव का जिक्र है। यह गांव उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। अब कुछ डेफिनेशंस को देखेंगे जो महाभोज के बारे में कही गई हैं। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के शब्दों में इसमें महाभोज राजनीतिक अवमूल्यन का नग्न स्वरूप दिखाया गया है। मनु भंडारी के शब्दों में उपन्यास के रूप में महाभोज ना चरित्र प्रधान है और ना ही समस्या प्रधान। महाभोज आज के राजनीतिक माहौल को उजागर करने वाला स्थिति प्रधान उपन्यास है। मनु भंडारी के शब्दों में महाभोज की तकलीफ और संघर्ष सुपरिचित स्थिति से दिल दहला देने वाला है, लेकिन मात्र एक कलात्मक साक्षात्कार भर है, जबकि देश की संघर्षरत जनता के लिए साहस और प्रतिरोध का हथियार भी। ये मनु भंडारी जी ने महाभोज के बारे में कहा है। आगे बात करते हैं नाटक के पात्रों की। नाटक के पात्रों में इस नाटक में बहुत सारे पात्र हैं जो आप ध्यान से देख सकते हैं। दास साहेब जो कि एक मुख्यमंत्री हैं, सुकुल बाबू सत्ता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री और सरोहा गांव की विधानसभा सीट के प्रत्याशी हैं। अप्पा साहिब सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष हैं। पांडे जी दास साहिब के निजी सचिव हैं। लखन सिंह सरोहा गांव की सीट से सत्ताधारी पार्टी के प्रत्याशी हैं और दास साहिब के विश्वास पात्र व्यक्ति हैं। जमुना बहन दास साहब की पत्नी, एसपी सक्सेना पुलिस अधीक्षक, डीआईजी सिन्हा एक बड़ा ही स्वार्थी चरित्र है। श्रीमती सिन्हा डीआईजी की पत्नी, दत्ता बाबू मशाल समाचार पत्र के संपादक हैं। भवानी मशाल के सहायक संपादक हैं। महेश रिसर्च स्कॉलर व सूत्रधार हैं। नरोत्तम प्रेस रिपोर्टर हैं। मोहन सिंह पुलिस कांस्टेबल हैं। रत्ती दास साहिब का पीए है। हीरा बीसू के पिता हैं। विशेषर उर्फ बीसू ये इस कहानी का मुख्य पात्र है। ये हरिजनों का हमदर्द है जो हरिजन बस्ती में आगजनी के सबूत इकट्ठा करने के कारण मार दिया जाता है। बिंदेश्वरी प्रसाद उर्फ बिंदा बीसू का मित्र है। रुकमा बिंदा की पत्नी है। जोरावर स्थानीय बाहुबली है और दास साहब का सहयोगी है। काशी सुकुल बाबू पूर्व मुख्यमंत्री। सुकुल बाबू से भी पूर्व का मुख्यमंत्री है। सदाशिव अत्रे सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष हैं। जोरावर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ये रिपीट हो गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। लखन सिंह सरोहा गांव की सीट से सत्ताधारी पार्टी का प्रत्याशी है और दास साहब का एक विश्वास पात्र भी है। लोचन भैया सत्ताधारी पार्टी के असंतुष्ट विधायकों के मुखिया हैं और दत्ता बाबू मशाल समाचार पत्र के संपादक हैं। दोस्तों इसमें कुछ जो पात्र हैं वो रिपीट हो गए हैं, जैसे लखन सिंह और दत्ता बाबू, तो आप उन्हें हटा दीजिएगा। कई बार प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, 2 बार टाइपिंग हो गई है।
अब हम बात कर लेते हैं नाटक के उद्देश्य की कि ये नाटक क्यों लिखा गया। इस नाटक में राजनीतिक स्वार्थ के लिए नैतिक पतन का चित्रण है। इसमें गरीब और दलितों की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया है। चाटुकारिता, पद लोलुपता, लोकतंत्रीय व्यवस्था और भ्रष्टाचार का दुरुपयोग की झलक है। प्रजातंत्र के चौथे स्तंभकार यानी पत्रकार, ये हम सभी जानते हैं कि प्रजातंत्र में जो चौथा स्तंभ होता है वह पत्रकारिता होता है। इसका स्वार्थवश बिकाऊ हो जाना, गुनाहगारों को बचाने और बेगुनाहों को फंसाने का षड्यंत्र रचा जाता है। इस प्रकार इस नाटक के उद्देश्य है हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है उस पर करारा व्यंग और उसकी सही स्थिति को लेखिका ने दर्शाने का प्रयास इस नाटक के माध्यम से किया है। दोस्तों, बात करते हैं आगे नाटक के कथानक की। नाटक के कथानक को शुरू करने से पहले दोस्तों मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखें, लाइक और शेयर भी कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बात करते हैं नाटक के कथानक की। नाटक में कुल 11 दृश्य हैं। सभी दृश्यों को हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि किस दृश्य में क्या है। पहले नाटक का कथानक जो है वो शॉर्ट में हम समझ लेते हैं। महाभोज उपन्यास का ताना बाना उत्तर प्रदेश के सरोहा गांव के इर्द गिर्द बुना गया है। यह गांव उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। गांव में विधानसभा की एक सीट के लिए चुनाव होने वाला है। कहानी बिसेसर उर्फ बिस्सू की मौत की घटना से शुरू होती है। सरोहा गांव के हरिजन बस्ती में आगजनी की घटना में दर्जनों व्यक्तियों की निर्मम हत्या हो चुकी थी। बिस्सू के पास इस हत्याकांड के प्रमाण थे जिन्हें वह दिल्ली जाकर सक्षम पदाधिकारियों को सौंपना चाहता था और बस्ती के लोगों को न्याय दिलवाना चाहता था। किंतु राजनीतिक षड्यंत्र और जोरावर के षड्यंत्र के कारण बिस्सू के चाय में दो लोगों को भेजकर जहर मिलवा दिया जाता है, जिसके चलते बिस्सू की मृत्यु हो जाती है। बिस्सू के मौत के बाद उसका साथी बिंदेश्वर उर्फ बिंदा इस प्रतिशोध को जिंदा रखना चाहता है। बिंदा को भी राजनीतिक और अपराध के जाल में फंसाकर सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। पिछड़ी और वंचित जाति के लोगों के साथ अत्याचार और प्रतिनिधि चरित्रों द्वारा उसका प्रतिरोध इस नाटक को गति प्रदान करते हैं। इस प्रकार इस नाटक में जो घटना है वो गांव की एक विधानसभा सीट की जीत के लिए होती है, जिसमें कि बिस्सू को भी मार दिया जाता है और बिस्सू जिनके लिए न्याय चाहता था, यानी हरिजन बस्ती में जो आगजनी की घटना हुई थी उसके लिए वह न्याय चाहता था, इसके कारण उसकी मौत कर दी जाती है और उसके मित्र को भी झूठे आरोपों में फंसा दिया जाता है। आगे दोस्तों हम देख लेते हैं नाटक के दृश्यों को। पहला जो दृश्य है, इस दृश्य में बिस्सू की माँ अपने बेटे के लाश के पास छाती पीट पीट कर रो रही है। बाप घुटनों पर सिर झुकाकर बैठे हैं। चारों तरफ लोग जमा हैं। माहौल में सनसनी और तनाव है। उसकी लाश सड़क के किनारे पुलिया पर पड़ी मिलने से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। पुलिस सिर्फ खाना पूर्ति करती है। हालांकि आए दिन की तुलना में इस बार पुलिस थोड़ा मुस्तैद दिखती है। गांव में सभी लोगों को यह यकीन हो गया था कि बिस्सू की हत्या की गई है। आगजनी वाली घटना के कारण बिसेसर की हत्या सिर्फ एक दलित युवक की हत्या नहीं थी, उस लोकतंत्र प्रणाली की हत्या थी जिसमें शिक्षा व समानता जैसे अधिकारों को शामिल करने और आदर्श बातें तो की जाती रही हैं, लेकिन किसी भी देश या समाज में विकास की नींव रखने के लिए इन दोनों का होना बेहद ज़रूरी माना गया है,
लेकिन ऐसा होता नहीं है। ना तो सबको सबके अधिकार मिल पाते हैं, ना ही शिक्षा मिल पाती है और ना ही समानता। दूसरा दृश्य है, इसमें शहर का माहौल दिखाया गया है। यहाँ मशाल साप्ताहिक का कार्यालय है। ये बात इम्पॉर्टेंट है कि जो इसमें साप्ताहिक जो पत्र है वह उसका नाम क्या है, मशाल। इसी प्रकार छोटे छोटे प्रश्न बन जाते हैं अंदर से और फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए सभी इम्पॉर्टेंट बातों को हमें नोट करते चलना है। दूसरा दृश्य में शहर का माहौल है और यहाँ मशाल साप्ताहिक का कार्यालय है। भवानी अपनी मेज़ पर फैली फाइलों में व्यस्त हैं। नरोत्तम गांव से रिपोर्ट लेकर सीधा भवानी के पास पहुंचकर गांव का सब हाल सुनाता है। विशेषर हरिजनों का नेता था। गांव के चुनावी सरगर्मी में ऐसा होना कोई आम बात नहीं है। आगजनी वाली घटना में किसी के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी, किंतु इस घटना में सब मुस्तैद हो रहे थे। पूर्व मंत्री सुकुल बाबू का चुनाव में खम ठोक कर खड़ा होना, दोनों के बीच समसामयिक परिस्थितियों के बारे में बात होती है कि आज भी हरिजनों की ज़िंदगी बदतर ही है। इस आगजनी में 9 लोगों के जलकर मर जाने के बाद भी मामला ठंडा पड़ गया था, जबकि विधानसभा तक बात उठी थी। यहाँ पत्रकारिता के 2 चेहरे दिखाई देते हैं, जहाँ पर एक और नरोत्तम है जो सही और सत्य पत्रकारिता की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी ओर भवानी जी हैं जो पत्र का अधिक बिक्री और कैसे किस माध्यम से हो सकती है वे देख रहे हैं। नाटक में समसामयिक परिस्थितियों का यथावत जिक्र है जो कि आज के परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक है। आज भी हमें यही देखने के लिए मिलता है कि पत्रकारिता वैसी पत्रकारिता नहीं रह गई है जहाँ हमें सच ही देखने को मिले। हमें लाग लपेट ज़रूर दिखाई देती है, जहाँ ज़्यादा पैसे या जिस राजनीतिक पार्टी की सत्ता होती है, हमारे समाचार पत्र भी वैसे ही बोलने लगते हैं। तीसरा दृश्य इसमें है दास साहब के घर और घरेलू दफ्तर का दृश्य है। यहाँ पर लखन इस बात से हैरान है कि बीसू की हत्या की खबर अखबार में छपी है। हरिजनों के सारे वोट विपक्षी पार्टी सुकुल बाबू को चले जाएंगे क्या? इस बात से वह आतंकित है। चुनावी दावपेच और वोट कैसे और किस तरह लालच देकर लिए जाएं, इसकी योजना बनाई जा रही है। नाटक में चुनावी माहौल को दिखाया गया है। इस दृश्य में जो दास साहब हैं उनके घर का और दफ्तर का दृश्य है, जो कि दफ्तर उनका घर में ही है। और बीसू की मृत्यु की खबर को अखबार में छपा देख वो लोग चौंक गए हैं और सोच रहे हैं कि अब हरिजनों के वोट हमें नहीं मिल पाएंगे। चौथा दृश्य नाटक में विशेषर उर्फ बीसू की मौत से आक्रोशित बिंदा का है, जिसको अभी हमने पात्रों में देखा था। बिंदा जो कि बीसू का मित्र है, उसकी मौत का बदला लेने के लिए वह तैयार रहता है। महेश और रुक्मा उसे इस पचड़े में ना पड़ने की सलाह देते हैं। विशेषर की मौत के कारण गांव में सभी ग्रामीण नारे और जुलूस निकालकर आक्रोश दर्शाते हैं। वहीं सुकुल बाबू गांव में जनसभा करते हैं। आगामी चुनाव के मद्देनज़र जनसभा का अंत सुकुल बाबू और दास साहब के लोगों के बीच मारपीट से होता है। दोस्तों, ये हमें आम तौर पर देखने को मिलता है चुनावी माहौल में, वही सब इस नाटक में दर्शाया गया है। बस पात्रों के नाम बदल गए हैं, वरना ये सब हमें जब भी चुनाव आते हैं तो देखने को मिल जाता है कि 2 दलों में आपस में मारपीट ये सब होता रहता है। आगे 5वां दृश्य जो है, राजनीति में किस प्रकार प्रलोभन देकर रैलियों में भीड़ इकट्ठी की जाती है, इसको 5वें दृश्य में दिखाया गया है। इसमें यह तरकीब सुकुल बाबू अपनाते हैं। इस रैली में दास साहब की पार्टी के लोग आगामी चुनाव के मद्देनज़र थोड़े चिंतित हो जाते हैं। वैसे भी दास साहब की पार्टी के लोग उनसे बेहद नाराज़ थे। लखन को सुकुल बाबू के मुकाबले खड़े करने से दास साहब मामले की पुनः रिपोर्ट बनाने के लिए
सक्सेना को कहते हैं। अप्पा साहब से पार्टी के सभी लोग मतभेद को दरकिनार करके पार्टी का साथ देने के लिए कहते हैं। छठा दृश्य है मशान का दफ्तर, जहां महेश और बिंदा नरोत्तम के कहने पर आगजनी के सबूत लेकर जाते हैं। दत्ता बाबू द्वारा ढंग से और मामले की गंभीरता को ना समझते हुए बेहद लापरवाही के साथ पेश आते हैं, जिससे वे दोनों गुस्से में वापस चले जाते हैं। नरोत्तम का इस बात से आग बबूला होकर मशाल जो पत्र था उसे छोड़ने की बात करता है। सातवें दृश्य में गांव में दास साहब के जन संबोधन की तैयारी जोरों से की जा रही है, जिसमें जोरावर पूरी व्यवस्था का जायजा खुद बारीकी से ले रहा है। इस बात से जोरावर खुद को बहुत तिरस्कृत महसूस करता है। इसी बीच काशी, जो कि सुकुल बाबू के विरोधी पार्टी का सदस्य है, इस मौके का फ़ायदा उठाता है और जोरावर को भड़काकर चुनाव में खड़े होने की राय दे देता है। ये राय इसलिए दी जाती है जिससे कि वोट काटे जा सके। आगे नाटक का 8वां दृश्य है, जिसमें एसपी सक्सेना बीसू की मौत की पुनः तहकीकात करने गांव में आते हैं। समूचे गांव में खलबली मची हुई है। सक्सेना एक एक कर सबकी गवाही लेते हैं। बिंदा ने साफ साफ जोरावर का नाम बताया और आगजनी के पीछे भी उसी के हाथ होने के कारण वह बीसू की जान का दुश्मन था। आगजनी के सभी सबूत बीसू ने इकट्ठे किए हुए थे, जिसमें जोरावर की संलिप्तता थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी जहर से मौत की बात पता चल जाती थी। आगे नाटक का 9वां दृश्य है। अचानक सक्सेना के रेस्ट हाउस पर रात को महेश आता है। बिंदा की गवाही के कारण उसकी पिटाई की बात बताता है और जिन लड़कों ने बीसू को जहर दिया था उसके बारे में भी बताता है। उन दोनों को पकड़ लीजिए, वही एकमात्र सबूत हैं, नहीं तो बिंदा ही उन्हें मार डालेगा। दोनों लड़के टिटहरी गांव के हैं। बिंदा भी वहीं गया है। 10वें दृश्य में सक्सेना के रिपोर्ट में जोरावर को साफ साफ हत्यारा घोषित कर दिया गया। जोरावर के चुनाव में खड़े होने से होने वाले नुकसान से दास साहब हैरान हो जाते हैं। जोरावर को सक्सेना की रिपोर्ट से धमकाते हैं और वे चुनाव में खड़े होने के फैसले को बदल देते हैं। दास साहब इस मामले में बिंदा को बीसू का हत्यारा बताते हैं कि रुकमा के साथ संबंध को बिंदा बर्दाश्त नहीं कर पाया। चोरी छुपे उसने बीसू की हत्या के कार्य को अंजाम दिया। दास साहब ने डीआईजी को कहा कि सक्सेना को सस्पेंड करो और बिंदा को गिरफ्तार करो। इस दृश्य में राजनीति में व्याप्त शक्ति का दुरुपयोग साफ साफ दिखाई देता है। ईमानदारी का कोई वजूद नहीं रह गया है, यह भी साफ साफ दिखाई देता है। यानी जो बिंदा था, जो कि बीसू का मित्र था, जो कि उसे न्याय दिलवाने के लिए इधर उधर भाग दौड़ कर रहा था, उसकी मृत्यु का बदला लेना चाहता था, उसी को ही राजनीतिक दांवपेच खेलकर पुलिस को अपने षड्यंत्र में शामिल कर नेताओं ने उसी को ही बीसू का हत्यारा घोषित करवा दिया है। 11वें दृश्य में जोरावर के घर पर जश्न का माहौल है, जहां उसने बीसू की हत्या के मामले में साफ साफ बाहर निकल जाने की खुशी में नाचने वाली को बुलाया है। दूसरी तरफ सिन्हा आईजी के प्रमोशन और शादी की 25वीं सालगिरह का जश्न मना रहे हैं। उधर थाने में बिंदा को मार मार के बीसू के खून का इकरार करवाने में पुलिस वाले लगे हुए हैं। महाभोज नाटक में कभी दृश्य दास साहब के घर का दिखाया जाता है तो कभी थाने में पिटते हुए बिंदा का। एक तरफ दास साहब बिंदा को फंसाकर दुनिया के सुख और आराम फरमा रहे हैं, वहीं बेकसूर बिंदा दर्द से करा रहा है। पुणे जोरावर के घर का दृश्य है, सिन्हा का पार्टी का दृश्य है।
दास साहब के खाने पीने का दृश्य भी आता है। यहाँ सभी महाभोज चलते रहते हैं। फिर थाने का दृश्य आता है और बिंदा वहाँ पर कराह रहा होता है। महेश वहाँ जाकर भी कुछ नहीं कर पाता और नाटक यहीं पर समाप्त हो जाता है। महाभोज इस नाटक का दोस्तों नाम इसलिए रखा गया कि सभी जो राजनीतिक दल हैं, पुलिस वाले हैं, डीआईजी हैं, नेता हैं, वे सब पुलिस को पैसा खिलाकर और आपस में समझौता करके उसके मित्र को ही षड्यंत्र से फंसाकर बीसू की हत्या में और खुद एक बड़े भोज का आयोजन करते हैं, महाभोज। इसीलिए इस नाटक को नाम दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ ये नाटक समाप्त हो जाता है। निष्कर्ष भी हम देख लेते हैं। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि मनु भंडारी जी का जो ये महाभोज नाटक है अपने नाम को पूरी तरीके से सार्थकता प्रदान करता है। महाभोज अर्थात बहुत बड़ा भोज, बड़ा आयोजन जिसमें खाने के लिए बड़े बड़े लोग आमंत्रित किए जाते हैं। किंतु यहाँ पर बड़ा भोज किसी खाने को लेकर नहीं बल्कि व्यक्ति वर्ग की अस्मिता से जुड़ा है। इस नाटक में मनु भंडारी ने राजनीति के सिर्फ एक रूप को नहीं दर्शाया है, अपितु अपने प्रयासों के माध्यम से उन्होंने ऐसी चीज़ों को भी उजागर किया है जो सहज नहीं है। इस नाटक में मनु भंडारी जी ने पत्रकारिता के दोष को भी दर्शाया है, नेताओं के भी, पुलिस के भी। इन्होंने सारी चीज़ों को एक बिल्कुल सटीक तरीके से दिखाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों यहाँ ये नाटक समाप्त होता है। आज की वीडियो को मैं यहीं विराम देती हूँ। मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।